हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 25। प्रैक्टिस सेट की क्लास 25 है। इसमें हम लोग डेली यूसी नेट जेआरएफ के 25 क्वेश्चन करते हैं और इस 25 क्वेश्चन जो है ये PYQ के ही रहते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग व्याख्या सहित हल करते हैं, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन को अगर आप लोग व्याख्या के साथ देखेंगे सुनेंगे तो आपको मतलब कि और उससे बहुत से मतलब कि उस क्वेश्चन से बहुत से आंसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक ना। तो बिना देर के चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है मतलब इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो जनवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी प्रश्न पत्र को यहाँ पे रखा गया 25 क्वेश्चन को। तो 25 क्वेश्चन मैंने क्लास 24 में कराया था। आज हम लोग क्लास 25 करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। लिखा है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। कौन सी ने? इंसान की खंडहर, बी नीलम देश की राजकन्या, सी पाजेब अड्डी वातायन। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो वह है इंसान के खंडहर। ऑप्शन ए सही है। इंसान के खंडहर इनकी ने तो किसकी रचना है? तो वह है मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना ये है। ठीक ना। इस इंसान के खंडहर तो 26 का ऑप्शन ए सही है। लिखा है कि इंसान, उत्तर ए इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर यहाँ पे इंसान के खंडहर 1950 नामक कहानी संग्रह प्रमुख समकालीन कहानीकारक मोहन राकेश का है। मोहन राकेश के अन्य कहानी संग्रह को देख लेते हैं। इंसान की खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। ये मोहन राकेश की अन्य कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र की कहानी संग्रह देख लेते हैं। फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़ियाँ 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1940, जय संधि 1948। यह जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि वैदिक सूत्रों की गरिमा में उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है? ए देश धर्म और साहित्य, बी पीपल के बहाने, सी चितवन की छां और डी सीरस की याद आई। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा कि वैदिक सूत्रों की गरिमा में उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है? ये किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है? तो ये लिखा है चितवन की छां में। चितवन की छां जो निबंध उसी की भूमिका में उन्होंने ये बात लिखी है। तो 27 का ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैदिक सूत्रों की गरिमा में उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। किसका है? चितवन की छां। यहाँ पे लिखा नहीं थी लेकिन उसी का। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा कि अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्मसाक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। ए उद्यतन, बी आत्मनेपद, सी त्रिशंकु, डी धार और किनारे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? फिर से रिवीजन करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं कि अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्मसाक्षात्कार का जो चित्र रोला ने
प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आत्मनिपेद आत्मनेपद, ऑप्शन बी सही है। देखिए, अज्ञा ने शेखर के संदर्भ में अपने निबंध संग्रह आत्मनेपद में स्वीकार किया है कि जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मरोध और आत्मसाक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। आगे की निबंध संग्रह को देख लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो इसीलिए मतलब इनको देख लेते हैं। क्या लिखा है? त्रिशंकु 1954, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971, लिखी कागद कोरे 1972, भवंती 1972, अंतरा 1975, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989 और संवत्सर ये 1978। ये आगे के निबंध संग्रह हैं, प्रमुख निबंध संग्रह। बार बार इनकी निबंध संग्रह एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लिखा कि आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य कि केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग तक का। अंधयुग नाटक के उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? देखो, जितनी भी नाटक हमारे सिलेबस में लगी हुई है, जो मतलब हम लोग को पढ़ना है, तो उस नाटक को मतलब कुछ नाटक को मैंने इसी चैनल पे कराया है, तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा। नाटक को मैंने जो महत्वपूर्ण मतलब की पंक्ति है उस पंक्ति को मैंने कराया है उस क्लास में, तो प्लीज़ आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। तो अंधायुग नाटक की उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? तो किस अंक से है? तो वह पशु का उदय, ऑप्शन डी सही है। 29 का ऑप्शन डी। लिखा है क्वेश्चन 29, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी आती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? ये जो संवाद है वो किस पात्र के द्वारा बोला गया है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मतलब जब तक समझदारी आती है तब तक यौवन जो वो चला जाता है, और जब तक माला गुथी आती है, मतलब कि जब फूल तोड़ के लेके आते हैं तो माला गुथी आती है ना, तो जब तक माला गुथी आती है फूल तब तक क्या आ जाते हैं? कुमला जाते हैं। तो जैसे चंद्रगुप्त नाटक में यह संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया था? तो किस पात्र के द्वारा बोला गया था? ए दंडायन, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सिंहरण। तो किसके द्वारा बोला गया था? तो चाणक्य के द्वारा बोला गया था, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 31, काव्य शोभाया करतारो धर्मगुणा यह किस आचार्य की उक्ति है? ए मम्मट, बी वामन, सी आनंदवर्धन और डी विश्वनाथ। देखिए, मैंने आदिकाल के 300 महत्वपूर्ण वाले प्रश्न जो है वो इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। वो पार्ट 3 में हुआ है। एक पार्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन और तीसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन। तो तीनों क्लास को आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उन 300 प्रश्न में केवल आदिकाल के प्रश्न को रखा गया है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके वही रखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वामन। ये जो पंक्तियाँ हैं वो वामन की है। क्वेश्चन नंबर 32, लिखा कि जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए समासोक्ति, बी सहोक्ति, सी विनोक्ति और डी व्यतिरेक। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो समासोक्ति अलंकार होता है, ऑप्शन ए सही है। देखिए, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, लिखा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य का उक्ति है?
मतलब ये किस आचार्य की जो पंक्तियाँ कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये किसकी पंक्ति हैं? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन सी से है 33 का। देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति हैं। अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। और लिखा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति हैं। और काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। ये नंद दुलारे वाजपेयी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? किस आचार्य ने अलंकार को जो काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व जो है गौण कर दिया है? तो किसने क्या है? ए भामा ने, बी वामन ने, सी विश्वनाथ ने और डी आनंदवर्धन ने। तो किसने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? तो वो भामा ने कर दिया। ऑप्शन ए सही है। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है। भामा ने काव्य के मुख्य अंगों, गुण, अलंकार आदि का विशद वर्णन किया था। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन 20 काव्य गुणों की गणना की, परंतु सर्वप्रथम भामा ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में 3 गुण होते हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। सर्वप्रथम भामा ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में कितने गुण होते हैं? 3 गुण। कौन से? एक माधुर्य गुण, एक ओज गुण और एक प्रसाद गुण। ठीक ना? पूछ देगा कि भामा ने काव्य के कितने गुण माने? तो 3 गुण माने। कौन कौन से हैं? माधुर्य है, ओज है और प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 35 जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? ए समभंग श्लेष वक्रोक्ति, बी अभंग श्लेष वक्रोक्ति, सी काकु वक्रोक्ति और डी प्रहेलिका। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होता है, जब वक्रोक्ति जो वक्ता जो बोल रहा है वक्ता उसकी कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो काकु वक्रोक्ति। ऑप्शन सी से है, काकु वक्रोक्ति कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन सी से है 35 का। काकु वक्रोक्ति अलंकार जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि मतलब कंठ मतलब गला की ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगी तुम्हें उचित तपमो कह भोगू। ये मतलब कि ये उदाहरण है काकु वक्रोक्ति के। क्वेश्चन नंबर 36 इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? ए काव्य अलंकार, बी काव्यादर्श, सी ध्वनालोक और डी साहित्य दर्पण। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो वह है काव्य अलंकार। ऑप्शन ए सही है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कि स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है। ये जो कविता है कि मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग साथ लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? ये जो कविता है कि मुक्त गगन में है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, ये जो कविता है वो किस कवि की है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर,
सी बालकृष्ण भट्ट और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो ये किसकी कविता है? तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन ए सही है 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं? ए नलिनी विलोचन शर्मा, बी केसरी शर्मा, सी नरेश और डी गिरिजा कुमार माथुर। इनमें से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो है गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन डी, गिरिजा कुमार माथुर जो है वो प्रपद्यवादी कवि नहीं है। ये तार सप्तक के कवि हैं। ये तार सप्तक के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रपद्य का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन में किया। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी शर्मा और नरेश के नाम से प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नकेन बनता है। पूछ देगा कि नकेन किन कवियों के मतलब किन किन कवियों का नाम है, मतलब कि नकेन जो है किन कवियों के नामों से बनता है? तो नलिनी विलोचन शर्मा, उसके बाद केसरी कुमार और तीसरे है नरेश। इन तीनों के नाम को जोड़कर नकेन बनता है, ठीक है ना। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को शांत मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग का साधन मानता है। जबकि गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लिखा है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसकी हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी नरेश मेहता, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी कुंवर नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। तो यह कथन किसका है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन सी से 39 का। लिखा है कि कविता तो कवि की आत्मा को आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। वे आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ए श्वेत कमल, बी युगी युगी क्रांति, सी सूरदास और डी बंदिनी। इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो कौन सा नाटक जो है वो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो वह है सूरदास। ऑप्शन सी सही है। ये रंगभूमि उपन्यास पर आधारित है। रंगभूमि, इनका एक रंगभूमि है ना, इनका मुंशी प्रेमचंद जी का, तो उसी पर ये आधारित है। देखिए, वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। जो रंगभूमि के जो पात्र सूरदास उस पर आधारित है, ठीक ना। रंगभूमि पे मतलब कि उसी वही है। जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम है युगे युगे क्रांति 1969, टूटे परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981 और श्वेत कमल 1984। क्वेश्चन नंबर 41, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरयानंद। तो 41 का ऑप्शन बी सही है।
देखिए यहाँ पे लिखा है कि नावादास कृत भक्तमाल में दिए गए रामानंद के शिष्यों का सही अनुक्रम, मतलब रामानंद के शिष्यों का सही अनुक्रम कौन सा? पहले अनंतानंद है, फिर सुखानंद है, फिर सुरानंद है, उसके बाद नरहरयानंद है, भावानंद है, पीपा है, कबीरदास है, फिर सेन है, फिर धन्ना है। ये रामानंद के शिष्यों का सही अनुक्रम है। ये किसमें लिखा है सही, मतलब कि शिष्यों का उनका सही अनुक्रम? ये नावादास कृत भक्तमाल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है कि आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन सी, पहले श्री संप्रदाय, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद रुद्र संप्रदाय, उसके बाद सनकादि संप्रदाय, इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं रुद्र संप्रदाय। ठीक है ना? इसके बाद एक और रुद्र संप्रदाय आते हैं। तो 42 का ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है संप्रदाय को नाम में श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य और इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं और इनका दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी हैं प्रवर्तक और इनका जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद है। और सनकादि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य और इनका दर्शन है द्वैतवाद। और रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक बल्लवाचार्य हैं और इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 43 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग दर्पण, वीरा वारिस, व्यंगार्थ कौमुदी और मधुर प्रिया। 43 का ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी कि अंग दर्पण 1737 ईस्वी रसलीन का है, वीरा वारिस ये बोधा का है, व्यंगार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी प्रताप शाही का है और मधुर प्रिया ये पजिनेस का है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,